दोस्तों हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि डीआरडीओ ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि डीआरडीओ एक ऐसे लेजर सिस्टम पर काम करना शुरू कर चुका है जिसे आने वाले समय में भारत जितने भी नए फ्यूचरिस्टिक लेजर वेपन्स को तैयार करेगा उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी खबर भारत रूस कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब कई खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भारत ने रूस के साथ मिलकर के निज्जर को मरवा डाला। तीसरी खबर भारत अमेरिका के उस डिफेंस डील से सामने निकल के आ रही है जिसके बाद पाकिस्तान हो या फिर भारत के कई पड़ोसी देश, इनकी चिंताएं कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब भारत एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को करने की तैयारी में है। चौथी अपडेट भारत के कॉमर्स एक्सपोर्ट इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है इससे सामने निकल के आ रही है जिसमें भारत जल्द ही अराउंड $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट पोटेंशियल हासिल करने वाला है क्योंकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले डीआरडीओ के हथियार की बात की जाए, जहाँ पर डीआरडीओ ने खुद इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये एक पल्स फाइबर लेजर सोर्स को डेवलप कर रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें फाइबर का इस्तेमाल करते हुए लेजर पावर को एक जगह पर कलेक्ट करके किसी चीज पर आसानी से हमला किया जा सकता है और भारत का ये कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जिससे न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति को आसानी से मजबूत कर सकता है। आसान भाषा में बात की जाए तो इस तरीके की लेजर टेक्नोलॉजीज में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए हाई पावर जनरेट की जाती है और ठीक उसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है जिस तरीके से आज इजराइल अपने लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे सिस्टम की खासियत यही है कि इसमें हाई एनर्जी होती है और ये काफी दूरी पर उड़ रहे किसी भी लक्ष्य को आसानी से हिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लेजर का इस्तेमाल करने से पावर बहुत ही कम खर्च होती है लेकिन टारगेट बहुत इफिशिएंटली हिट किया जा सकता है। डीआरडीओ की तरफ से आ रही अपडेट ये है कि डीआरडीओ ने फाइनली इस नई लेजर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अलग अलग सेक्टर से साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम को आपस में मिलाकर के एक नई टीम बना दी है जिसपे सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए काम किया जाएगा। और इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत की हवाई सुरक्षा, मिसाइल डिफेंस और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज भारत आसानी से तैयार कर सकता है में भी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि डीआरडीओ इसे काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ डेवलप करने वाला है सो दैट जो हमारे कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम हमने खुद से डेवलप किए हैं उनमें इसे इंटीग्रेट किया जा सके। इसके अलावा कई मिसाइल लॉन्चर्स है जहाँ पर इसे इंटीग्रेट किया जा सके, यानी कि सेम सिस्टम से आप मिसाइल दाग सकते हैं और सेम सिस्टम से आप मिसाइलों को रोक भी सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि बन जाती है। दुनिया के कुछ गिने चुने देश इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर पाते हैं। दूसरी अपडेट भारत कनाडा रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत के प्रधानमंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री पर एलिगेशन लगाने के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने रूस पर एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए हैं। जहां पर SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने कनाडा में रूसी राजदूतों पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इस खालिस्तानी संगठन का कहना है कि रूस ने भारत के साथ मिलकर के निज्जर को मरवा डाला और अभी तो मेन डिटेल्स आपको सुननी बाकी हैं। इसमें कहा गया है कि रूसी राजदूत व्लादिमीर स्टेपानोव और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा की सार्वजनिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए करीब $25,000 यानी कि लगभग 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा SFJ के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रति समर्थन और खालिस्तानी सिखों के लिए पूरी तरीके से खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अभी तो ये दोनों देश साथ में मिलकर के छोटी सी शुरुआत कर चुके हैं, आने वाले समय में कई ऐसी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी, इसलिए समय रहते दुनिया के अलग अलग देशों को भारत और रूस जैसी खासकर इनके जो राजदूत अलग अलग देशों में तैनात हैं इन पर कड़े एक्शन लेने चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई रूस की मदद लेकर के भारत ने काम किया है या फिर भारत उतना कैपेबल है कि हम इस तरीके के काम खुद से कर सकते हैं? अनऑफिशियली देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया है बिकॉज ये सारे एलिगेशंस कनाडा ने भारत पर लगाए हैं। भारत ने
इन सभी एलिगेशंस को बेबुनियाद बताया है। क्या कुछ मानना है आपका, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अब भारत और अमेरिका जिस तरीके से अपने डिफेंस टाइज को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, इससे पाकिस्तान, चीन जैसे देशों की चिंताएं पहले से और ज्यादा बढ़ रही हैं। जहां भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ ही सालों में जो रक्षा समझौते किए गए हैं, इसमें सबसे पहला है कॉम कासा यानी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यह समझौता भारतीय सेना और अमेरिकी सैन्य उपकरणों के साथ बेहतर संचार और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, यह समझौता भूस्थानिक डेटा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को आपस में आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। और तीसरा ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अमेरिका ने भारत की अलग अलग डिफेंस डील्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और इसी के साथ भारत के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, चाहे रशिया हो या फिर फ्रांस, इवन इजराइल, इन सभी देशों ने भारत को कई ऐसी टेक्नोलॉजीज शेयर कर दी है जिनसे हम अलग अलग तरीके के हथियारों को भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे में अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि भारत मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है और अगर भारत के साथ डिफेंस टाइज और डिफेंस एक्सपोर्ट जारी रखने हैं तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी। लेकिन अमेरिका की चिंताएं तब ज्यादा बढ़ गई जब फ्रांस, रूस जैसे देशों ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के प्रॉमिस भारत से करने शुरू कर दिए। और मे भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है जहां पर अमेरिका भी भारत को कई प्रकार के इंपॉर्टेंट इंजन्स की टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए राजी हो जाए, जो कि वाकई भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और डिफेंस जीत होने वाली है। क्योंकि अगर इंजन टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती है, वो भी अमेरिका जैसे देश से, तो डेफिनेटली हम अलग अलग जनरेशन के फाइटर जेट को इजिली अपने देश में तैयार कर पाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर उम्मीद यही है कि $2 ट्रिलियन तक के एक्सपोर्ट्स की संभावना और नए रास्ते भारत के लिए खुलने शुरू हो चुके हैं। और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन MSME यानी कि छोटे और मध्यम बिजनेस की तरफ से आने वाला है। और MSME को प्रमोट करते हुए न सिर्फ रोजगार बढ़ने वाले हैं, बल्कि भारत का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होगा। और यह जानकारी खुद शिप रॉकेट के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रमुख अजय गुलाटी जी ने बताया है। इनके अनुसार ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स बिजनेस 2025 तक $800 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और भारत इसी $2 ट्रिलियन के अंदर लगभग 1/4 हिस्सा अपने हाथ में ले सकता है। चाहे हमारे देश के अंदर तैयार की जा रही हैंडमेड क्राफ्ट सिस्टम हो या फिर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इसे हम प्रमोट कर सकते हैं। और स्पेशली MSME की बात की जाए तो भारत में लगभग 6.3 करोड़ MSMEs हैं, जो देश की कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 45% और एक्सपोर्ट में 40% का योगदान देती हैं। अब ये तो बात हो गई देश की, लेकिन जब बात आती है क्रॉस बॉर्डर भुगतान की, तो किस तरीके से इन चीजों को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाए, इस पर जोर दिया गया है। सबसे पहली चीज की फिनटेक समाधान। फिनटेक कंपनियां रियल टाइम पेमेंट और कम लागत में करेंसी कन्वर्जन, इन सभी चीजों की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं वो काफी ज्यादा इजी किए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग बिजनेस में एंट्री हम अमेज़न और कई प्रकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ले सकते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज ऑलरेडी भारत के MSMEs की हैं, जो कि इनसे जुड़ना शुरू कर चुकी हैं और यूरोप के अंदर इनका काफी ज्यादा एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी जिस एक्सपोर्ट के टारगेट को हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें कई इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की जरूरत है। इसके अलावा लिक्विड MSMEs के पास होना चाहिए, जिससे ये अपने बिजनेस को और बड़े स्केल पर ले जा सकें। बिकॉज कोविड की वजह से MSMEs को बहुत चोट पहुंची है और अब इसे रिस्टोर करने की जरूरत है। बाकी क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।